Yes, good morning students. In last class I have covered intangible asset. Now I am keeping study material in front of you. सब लोग intangible assets स्टडी मटेरियल में सामने ओपन कर रहा हूँ. तुम लोग जरा अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और हम लोग देख लेते कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और कौन से बाकी है. स्टडी मटेरियल जब भी मैं कराता हूँ सबसे पहले हमेशा मैं जाता हूँ टेस्ट योर नॉलेज पे. आई एम गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज. जरा टेस्ट योर नॉलेज में चेक कर लेते हैं. ये पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है. मेरे को वो नॉन कम्पीट क्लॉज से याद आता है. देखो यहाँ पे नॉन कम्पीट क्लॉज का 50 लाख पे कर रखा है ना. सो ये अपना कवर हो गया. जरा चेक करके सिर्फ मेरे को क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर बता दो. ये क्या बोल रहे हो? 19. क्वेश्चन नंबर 19. ये क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है. चलो ठीक है. सो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड. अपने टेस्ट योर नॉलेज का ये कौन सा क्वेश्चन है? टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये. हाँ सर. सो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 है. सो अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने क्लास के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी कवर कर लिया. ठीक है ना. सो ये अपने को वापस से करने की ज़रूरत नहीं है. अपने को कितना आया था? गुडविल कितना आया था? जरा चेक करके बताओ. अपने को 1 करोड़ का गुडविल आया होगा क्वेश्चन नंबर 19 पे. हाँ सर. 1 करोड़ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फ्रेंचाइजी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट चेन एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ and the franchisee is 10 years. I think this is also covered. Question number 7 sir. Question 7. It is similar to license and royalty will be an expenditure. ये सब हमने लिखा हुआ है. Question number 3. An entity regular places advertisement. ये भी 7-8 के आजू बाजू में होगा. देखो reply slip informs. 18. हाँ 18. अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18 है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. फिर उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अ सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री. इट एम्प्लॉयज 100 इंजीनियर्स और वो इंजीनियर्स को ह्यूमन रिसोर्स रिकॉग्नाइज करना चाहता है. ये मैंने करवाया है. Question number 17. 17. हमने बताया था इंडिविजुअल्स पे कंट्रोल नहीं होता है ना, तो वो उनको हम लोग इंटेंजिबल एसेट नहीं बोल सकते. एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ टेलीकॉम लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू ऑपरेट मोबाइल टेलीफोनी. ये भी किया हुआ है. देख लो कौन सा क्वेश्चन है मोबाइल टेलीफोनी का. हैज एक्वायर्ड अ टेलीकॉम लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू ऑपरेट मोबाइल टेलीफोनी इन 2 स्टेट्स. Number 6. Question number 6. X Limited purchased a standardized finance software at a list price of 30 lakhs, paid 50,000 towards purchase tax non-refundable. In addition, granted a trade discount of 5%, incurred 7 lakhs towards customization. अरे किया हुआ ये वाला क्वेश्चन. 3. क्वेश्चन 3. सो ये सब क्लास टेक्स्ट बुक में कवर कर दिया है मैंने. फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कवर हो गया है. देख लो ये क्वेश्चन 7 ही है क्या अपने क्लास टेक्स्ट बुक में भी? 10. क्वेश्चन 10th है. इंटेंजिबल एसेट्स की क्या है ना फेयर वैल्यू दे रखी थी अपने को. ये इंटेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू दे रखी है इसलिए हम लोग ने रिकॉर्ड किया था. फिर ये वाला भी याद है एक्वायर्ड रिसर्च कॉस्ट था. ये वो है द कंपनी एस्टिमेट्स फेयर वैल्यू इन प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट 10 lakhs. एक्वायर्ड रिसर्च कॉस्ट हमने उसको इंटेंजिबल एसेट माना था. बोलो ये कौन सा क्वेश्चन है? 13. 13. Yes. क्वेश्चन 13. देख लो अभी तक के 8 क्वेश्चन है. ये सब हम लोग कर चुके हैं.
फिर इट पेज 2 lakhs कैश, इट डज नॉट पे 2 lakhs कैश, ये क्वेश्चन भी करवाया मैंने बताया था ये प्रॉब्लम थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। फिर एक अजम्पशन किया कि बुक वैल्यू फेयर वैल्यू सेम है। four, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का था ये। फिर क्या है, एक्स गारमेंट्स लिमिटेड स्पेंड 1 crore टूवर्ड्स प्रमोशन फॉर फैशन शो और वेरियस ऑन रोड शोज आफ्टर द इवेंट, ये भी कर रखा है हम लोग ने। सब्सिक्वेंट सेल्स, five, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हो? five, yes, अच्छा, फिर उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये 1900 और 2000 देख के याद आ रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है पहले। 15, हाँ 15, 15, ये लो, ये भी क्वेश्चन कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। क्वेश्चन 12 भी मेरे को याद है। सैलरीज ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइनर 5 lakhs फॉर कंप्लीशन 2 lakhs, ये मेरे को याद है। फिर मैंने कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट बोला था, बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, कोई मतलब नहीं है। चेक करो कौन सा क्वेश्चन है ये। हाँ 14th क्वेश्चन, दिस इज क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 14। फिर आ गया क्वेश्चन 13। हाँ, ये भी कर लिया। 1 करोड़ में से याद है 70 लाख रुपया। 16, हाँ 16, 16, ये सारे क्वेश्चंस देखे वही लग रहे हैं मेरे को। फिर X Limited decided to revalue its intangible assets. On the date of revaluation, intangible assets stands at a cost of 1 crore, accumulated depreciation 40 lakhs and 1 crore 50 lakhs। कर लिया ये मैंने। 21, क्वेश्चन 12 है, 21, क्वेश्चन 21। फिर ये 15th वाला क्वेश्चन एक लंबा चौड़ा है, ये लास्ट क्वेश्चन यही बचा बस, और तो सब हमने कवर कर लिया। टेस्ट योर नॉलेज में एक ही क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एफोरसेड इशू। One of the senior engineers at XYZ has been working on a process to improve the manufacturing efficiency। बस अपना तो ये लास्ट क्वेश्चन बचा, सिर्फ अपना ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये अपनी टेक्स्ट बुक में मैं देखता हूँ ये सेल्फ स्टडी क्वेश्चन में कवर्ड है क्या, जरा चेक करते हैं सेल्फ स्टडी क्वेश्चन में ये कवर्ड है क्या। नहीं सर, नहीं है क्या? मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन मैं बना के दूंगा। अच्छा, सिंपल सॉल्यूशन। वन ऑफ द सीनियर इंजीनियर्स एट XYZ हैज बीन वर्किंग ऑन अ प्रोसेस टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एंड consequently reduce the manufacturing cost. This is a major project and has the full support of company's board of directors. The senior engineer believes that the cost reductions will exceed the project cost within 24 months of their implementation. हाँ, सीनियर इंजीनियर का ये मानना है कि कॉस्ट रिडक्शन के वजह से believes that cost reduction will exceed the project cost within 24 months of their implementation. The regulatory testing and health and safety approval has been obtained on 1st June 2005. This removed uncertainties concerning the project, which was finally completed on 20th April 2006.
Cost of 18 lakhs incurred during the year ended 31st March 2006 have been recognized as an intangible asset. An offer of 7,80,000 for the new developed technology has been received by potential buyer, but it has been rejected by XYZ. Utkarsh believes that the project will be major success and has potential to save the company rupees 12 lakhs in perpetuity, means every year. The director of research at XYZ, Neha, who is a qualified electronic engineer, is seriously concerned about long-term prospects of the new process, and she is of the opinion that competitors would have developed new technology at some time which would require to replace the new process within 4 years. She estimates the present value of future cost of savings 9,60,000 over this period. After that, she thinks that there is no certainty about future. There is no certainty about future. What will be the appropriate accounting treatment of the aforesaid issue? ये कभी कभी बहुत बड़े बड़े केस स्टडी के क्वेश्चंस ये लोग देते हैं, बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस देते हैं. ये केस स्टडी के क्वेश्चन को इनफैक्ट ऐसे बड़े क्वेश्चंस है ना स्टोरी के तरह होते हैं. तुम्हारा क्या टोटल जो भी कैरिंग अमाउंट लगा है, शुरू में देखो तुम्हारा क्या अमाउंट का खर्चा हुआ है. एक्सपेंडिचर जो दे रखा है $18 lakhs. जो अमाउंट दिया पहले उनको मैं सर्कल कर रहा हूं सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द अमाउंट. ये 4 जगह पे मेरे को उन्होंने अमाउंट दे रखा है. दे हैव गिवन अमाउंट एट 4 प्लेसेस. अपने बुक्स में हमने इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज किया 18 lakhs का, और ये प्रोजेक्ट की हमने लाइफ क्या ली है, व्हाट इज द लाइफ टेकन फॉर दिस प्रोजेक्ट. बस खत्म हो गया ना, यहीं पे है ना. Cost of uncertainties concerning which was finally completed on 2006, and cost of 18 lakhs has been incurred till 31st March 2006 and have been recognized as an intangible asset. So initial recognition जो है वो 18 lakhs पे है. Initial recognition is at 18 lakhs. She estimates the present value of future cost of savings 9,60,000 over this period. ठीक है, ये केस स्टडी का मेरे को मैं एक प्रॉपर आंसर तुमको बना के देता हूँ. इस तरीके से तो हम लोग जस्ट खाली थियरीज लिख के नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. जस्ट बाय राइटिंग थियरीज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस. इसका मैं एक प्रॉपर केस स्टडी तुम लोगों को प्रॉपर इसका सॉल्यूशन बना के देता हूँ सो दैट तुमको समझ में आए. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है ना. सी ये हम लोग ने इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज किया है. इंडिया 38 बोलता है इंटेंजिबल एसेट्स अगर अपने को रिकॉग्नाइज करने का है तो ये अपने को 1 जून से रिकॉग्नाइज करना चाहिए. वी हैव टू रिकॉग्नाइज. देख लो ना यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रेगुलेटरी टेस्टिंग एंड हेल्थ सेफ्टी अप्रूवल वॉज ऑब्टेन्ड ऑन 1 June 2005. सो 1 June 2005 से अपने को इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. इंटेंजिबल एसेट्स अपने को ये डेट से रिकॉग्नाइज करना चाहिए. हाँ, जब हम लोग ये डेट से रिकॉग्नाइज करेंगे तो टोटल 18 lakhs का कॉस्ट है. 18 lakhs का कॉस्ट है, उस दिन रिकॉग्नाइज हुआ. और 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, टोटल 10 महीना. 10 महीने के अमोर्टाइजेशन हम लोग निकालेंगे इसमें से. अगर 10 महीने का अमोर्टाइजेशन निकालते हैं सो 18 lakhs
इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 18 lakhs इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सो 15 लाख रुपया, 15 lakhs, एन अमाउंट ऑफ 15 lakhs, यही अपने को कैपिटलाइज करना चाहिए बैलेंस शीट में। हाँ, 3 लाख रुपया तो गया इसका, 3 लाख रुपया विल बी अमोर्टाइज्ड एंड दिस अमाउंट विल बी, सी अगर 18 lakhs जून 1 को है, सो जून 1 से लेके 10 महीने तक टोटल 15 lakhs शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, अपने को बैलेंस शीट में ये अमाउंट शो करना चाहिए। हाँ, तो तुम बोलोगे सर टोटल 18 lakhs रुपया लगा है और जून से हमको, सी मैं अमोर्टाइजेशन की भी बात नहीं करता हूँ, टोटल 18 lakhs पूरे साल का लगा है, अमोर्टाइजेशन छोड़ो, 18 lakhs पूरे साल में लगा था और जून 1 को रेगुलेटरी टेस्टिंग एंड हेल्थ सेफ्टी अप्रूवल वाज ऑब्टेन्ड, इसका मतलब है टेक्निकल फिजिबिलिटी इस दिन मिली है। तो आउट ऑफ 18 lakhs में 2 डिवीजन करता हूँ, अमोर्टाइजेशन तो बाद में आएगा, पहले तो उसको मेरे को बैलेंस शीट में शो करना है। 18 lakhs में से मैं 2 डिवीजन करता हूँ, अप्रैल मई जून, अप्रैल में ये 2 महीना, 3 महीना नहीं, अप्रैल और मई ये 2 महीना एंड जून टिल मार्च 31। यहाँ पे 15 लाख रुपया क्योंकि मैंने उसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 3 lakhs, ये रिसर्च एक्सपेंसेस है, ये P&L स्टेटमेंट में ले जाना, ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, इसको कैपिटलाइज कर लेना, दिस इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड दिस विल बी कैपिटलाइज्ड। हाँ, सो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आएगा, दैट इज 15 lakhs, एक जनरल आइडिया दे दिया, लेकिन इन्होंने इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या बोली है, रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे दे रखी है 9,60,000, एक मोटा मोटी समझा रहा हूँ। सो 15 lakhs रिकॉग्नाइज करने के बाद में रिकवरेबल अमाउंट है 960, सो 15 lakhs माइनस 9,60,000, सो 5,40,000 का इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ेगा, 5,40,000 का इम्पेयरमेंट लॉस अपने को बुक करना पड़ेगा, 5,40,000 इम्पेयरमेंट लॉस। सो मैं बता देता हूँ, ये पूरे प्रॉब्लम का एक फाइनल समरी मैंने दे दिया, बाकी मैं तुमको इसका सॉल्यूशन एक प्रॉपर एग्जाम में कैसा लिखना है वो बता दूंगा। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन होगा 1 जून से लेके 31 मार्च तक का जो एक्सपेंडिचर, उससे पूरे साल में अपना एक्सपेंडिचर लगा था 18 lakhs, वो 18 lakhs में से 18 lakhs को डिवाइड बाय 12 कर दिया, पर मंथ का एक्सपेंडिचर निकाल लिया, इंटू 2, 3 lakhs विल बी रिटर्न ऑफ टू P&L, उसको रिसर्च एक्सपेंस मानेंगे, 15 lakhs को कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन आगे स्टोरी रीड करके मालूम पड़ा उसकी रिकवरेबल अमाउंट 960 मान रहे, सो रिकवरेबल अमाउंट 960, तो 5,40,000 को वो एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। सो इन शॉर्ट हम लोगों के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो P&L में अपने को ट्रांसफ़र करना है, दैट इज 3 lakhs एंड 540, ये अपने को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। सो एक बार अब मैं इतना तो रीड कर चुका हूँ, इसके आगे मैं इसका सॉल्यूशन बना के दूंगा। ये समझाने के बाद एक बार और रीड करवा देता हूँ, सो दैट तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग में जो तुम्हारे दिमाग में जाता है, ठीक है। अब एक बार सुन लो। One of the directors of XYZ Limited has been working on a process to improve manufacturing efficiency in consequently reducing the cost. तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट हो जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट एंड हैज फुल सपोर्ट ऑफ कंपनीज डायरेक्टर्स। ये सब स्टोरी है यहाँ तक। द सीनियर इंजीनियर बिलीव्स दैट द कॉस्ट रिडक्शंस will exceed the project cost in 24 months of their implementation. जो कॉस्ट रिडक्शन होएगा ना, वो प्रोजेक्ट के कॉस्ट से भी ज़्यादा होएगा, मतलब अपने को फ़ायदा होने वाला है। रेगुलेटरी टेस्टिंग एंड हेल्थ सेफ्टी अप्रूवल ऑब्टेन्ड ऑन 1 जून। ये लो 1 जून को हमको रेगुलेटरी टेस्टिंग एंड हेल्थ सेफ्टी अप्रूवल्स मिल गया, मीन्स टेस्टिंग इज डन। This removed uncertainties concerning the project and which was finally completed on 20th April X6. So the cost of 18 lakhs incurred during the year 31st March 2006 have been recognized as an intangible asset. So total 18 lakhs rupees जो लगा था वो बोलते वो intangible asset है, लेकिन हम लोग intangible asset को 18 lakhs नहीं 15 lakhs ही मानते हैं,
क्योंकि 1 जून से लेके 31 मार्च तक का ही एक्सपेंडिचर लेना है। ठीक है, सो अभी तक यहाँ तक दिमाग में आया। एन ऑफर ऑफ 780 फॉर न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिसीव्ड बाय पोटेंशियल बायर। अरे सिमिलर न्यू टेक्नोलॉजी अगर तुम मार्केट में खरीदने को जाओगे ना, सिमिलर न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में खरीदने को जाओगे तो 7,80,000 में मिलती है। एन ऑफर ऑफ 780 फॉर न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिसीव्ड बाय पोटेंशियल बायर बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय XYZ। ये हमारे प्रोजेक्ट में हमारा 15 लाख रुपया लगा है, ये मार्केट में बेचते हैं तो 780 में बिकता है, हमने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, उत्कर्ष believes that the project will be, Utkarsh believe that project will be a major success and has a potential to save company 12 lakhs। अरे ये एक मेजर सक्सेस होगा, हमको कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आज 15 लाख रुपया लग गया है ये एसेट बनाने में, 3 लाख रुपया रिसर्च पे भी लगा है। बट इन परपेचुएटी मीन्स रेगुलरली ऑन रेगुलरिटी बेसिस हम लोग 12 लाख रुपीज़ बचा पाएंगे। Directors of Research XYZ Neha is a qualified engineer and is seriously concerned about long-term prospects of the new process, and she is of the opinion that competitors would have developed new technology। अरे competitors ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है at some time and which would require to replace the new process within 4 years। 4 साल के अंदर अंदर हमको प्रोसेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो रिप्लेस करने के लिए शी एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट ऑफ सेविंग्स एज 960। ये फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट निकाला इन लोग ने। फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते ही ये फेयर वैल्यू निकालने का तरीका है। फेयर वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली जाती है एसेट की, या तो फिर रिसेंट ट्रांजैक्शन एसेट खरीदना बेचना कितने में हुआ है, या एक्टिव सेकेंड हैंड मार्केट में वो एसेट कितने का मिलता है, या फिर जो भी कैश इनफ्लोज होने वाला है एक इंटेंजिबल एसेट या टेंजिबल एसेट से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो डिस्काउंटिंग करके, वो प्रेजेंट वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू मानी जाती है। तो इसने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली बाय डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। शी एस्टिमेट्स, यहाँ पे देख लो, शी एस्टिमेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट सेविंग्स एज 960। ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। सो हमारे रिकॉग्नाइज किया था 15 लाख पे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 960। सो हमारी कैरिंग अमाउंट 15 लाख थी और हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 960। इसका मतलब है 540 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट शी थिंक्स दैट देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट इट्स फ्यूचर, व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। पहले 18 लाख में से 15 लाख को कैपिटलाइज करो, फिर 9,60,000 रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन दैट, सो 5,40,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो। यू हैव टू बुक अ लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 5,40,000। सो इन शॉर्ट, आउट ऑफ 18 लाख 3 डिवीजन, 18 लाख का 3 डिवीजन। क्या 3 डिवीजन? 3 लाख रिसर्च एक्सपेंसेस, 540 का इम्पेयरमेंट, बराबर ना, 18 लाख, इसमें से 3 लाख का रिसर्च एक्सपेंसेस माइनस 5,40,000 का इम्पेयरमेंट लॉस एंड 9,60,000 विल बी शोन एज एन, ये पीएनएल में चला जाएगा एज रिसर्च एक्सपेंस, ये पीएनएल में चला जाएगा एज इम्पेयरमेंट लॉस, और ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा एज इंटेंजिबल एसेट। दिस इज द फाइनल थिंग। नाउ बिफोर आई गिव माई सोल्यूशन, आई वॉन्ट यू टू डाउनलोड द स्टडी मटेरियल, और जो मैंने समझा दिया ये क्वेश्चन को और 2-4 बार रीड करना, तो तुमको ये याद रह जाएगा। बाद में तुमको ये प्रॉब्लम से कोई तकलीफ नहीं होगी जब थोड़ा सा एफर्ट किया हुआ रहता है। और मेरी बात मान लिया करो, जो मैंने जिस दिन बोल दिया उसी दिन कर लिया करो, तुमको बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसका सॉल्यूशन भी नीचे दे रखा होगा इन्होंने, तुमको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन को भी 5 से 7 बार रीडिंग करना, खाली 5 to 7 टाइम्स रीडिंग करना। मैंने तुमको एक समरी दे दी है, फिर मैं मेरा आंसर बना के तुमको सिखा ही दूंगा।
मैंने तुमको एक समरी दे दी है इसकी कि 18 lakhs टोटल कॉस्ट लगा है, जिसमें पहले 2 महीने का अप्रैल और मई मंथ ऑफ 2000 X5 एंड X6 ये 2 महीने का अमाउंट है, वो रिसर्च एक्सपेंसेस है। जून से रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हमको अप्रूवल दे दिया था, तो जून से ये इंटेंजिबल एसेट है। तो 15 lakhs 10 मंथ्स का जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई बाय डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, तो वो प्रेजेंट वैल्यू 960 थी, तो 540 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक हुआ। तो आउट ऑफ 18 lakhs 540 और 3,40,000 8,40,000 तो पीएनएल में चला जाएगा और 9,60,000 कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगले क्लास में मैं इसका तुमको सॉल्यूशन दे दूंगा। बस ये अपना टेस्ट योर नॉलेज कंप्लीट होता है। इसका मैंने समझा दिया, सिर्फ मेरे को रिटर्न सॉल्यूशन एक अच्छा सॉल्यूशन बना के देना, और उसके पहले तुम अच्छे से इसको प्रॉब्लम को रीड कर लोगे, तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाएगा जो मैंने समझा है। चलो अभी टेस्ट योर नॉलेज के बाद हम लोग जा रहे हैं पीछे की तरफ। ये लो आ गए स्टार्ट ऑफ द टॉपिक पे, हम बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक पे आ गए। Illustration number 1. Sun Limited has an expertise in consulting business. In years gone by, company gained 30% market share for its service business and intends to recognize it as an intangible asset. Is the action by company is justifiable? क्या बोला है? Sun Limited is an expertise in consulting business. In the years gone by, the company gained 30% market share for its services. 30% market share for its services business and intends to recognize it as an intangible asset. अरे 30% मार्केट शेयर कोई इंटेंजिबल एसेट थोड़ी होता। इंटेंजिबल एसेट बनने के लिए वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती। याद है मैंने 5 कंडीशन बताई थी, अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इंटेंजिबल एसेट है। खाली 30% मार्केट शेयर अचीव हो गया, दैट डज नॉट मीन्स दैट देयर इज एनी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट बनने के लिए याद रखना, मार्केट शेयर अचीव होने का मतलब तुम पहले सबसे पहले नंबर वन तुम 5 कंडीशन देखोगे। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? कंडीशन नंबर 1 इट शुड बी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। कंडीशन नंबर 2 हमने क्या की थी? वो हमारे अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होनी चाहिए। नंबर 3 वॉज इट शुड बी सेपरेबल दैट इज आइडेंटिफाइबल एसेट। नंबर 4 नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। एंड नंबर 5 वॉज हम उसका कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। सी मार्केट शेयर डज नॉट मीट द डेफिनेशन। ये 5 कंडीशन है ना, उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। ना तो इसको तुम सेपरेटली बेच सकते हो बराबर, ना हमारा कोई उस पर क्या बोलते हैं ना लीगल ओनरशिप है। आज हमारा शेयर है, फ्यूचर में नहीं भी रह सकता। टुडे वी हैव शेयर एंड फ्यूचर में हमारा वो शेयर नहीं भी रह सकता है। आज लोग हमारे से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं, फ्यूचर में नहीं भी लेंगे। कोई दूसरा कंसल्टेंट आ गया बेटर तो उसकी एडवाइस लेने लग जाएंगे। सो ये कुछ भी लिखा है उन्होंने, दिस इज़ नॉट एट ऑल, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ एग्जाम में जब आंसर लिखते हो तो 5 कंडीशन लिखने का और नीचे लिखने का नन ऑफ द अबाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो दिस इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। वो जो अपनी 5 कंडीशन है ना, दैट एज पर इंडियाज 38 इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन
balance sheet only if the following conditions are satisfied. Condition number 1, it should not have any physical substance. Condition number 2, there should be undisputed ownership on the intangible asset. Number 3, it should be identifiable asset. Number 4 क्या किया था हम लोग ने, identifiable है. It should be a non-monetary asset. And number 5 was cost must be reliably measured. In the present case, market share does not meet any of the conditions, so it is not an intangible asset. Market share does not meet any of the condition, so it is not an intangible asset. इस तरीके से लिखने का. इन्होंने तो 2 लाइन में निपटा दिया. Market share does not meet the definition of intangible asset, is not identifiable, बस हो गया. Neither separable nor as given. हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना, ये सब कंडीशंस की तो बात हो रही है. सो मैंने बताया ना वो 5 पॉइंट्स लिख के लिख देने का. सिंस ऑल द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए थे. सिंस ऑल द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट. ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होते हैं, रीड कर लिया करो, समझ लिया करो, पढ़ना है तो, अदरवाइज जाने देना, कोई मतलब नहीं. हाँ, स्टाफ, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू स्टाफ. याद है स्टाफ ट्रेनिंग को हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते. ऑन वेरियस न्यू टॉपिक्स GST, IND-AS टू एंश्योर द कंप्लायंस एज पर न्यू रिक्वायर्ड लॉ. कैन कंपनी रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट? आंसर इज नो. स्टाफ ट्रेनिंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट. वो कंट्रोल वाला क्राइटेरिया बैठता नहीं उसमें. देख लो ना. इट इज़ क्लियर दैट कंपनी विल ऑब्टेन, क्या बोला हुआ है, it is clear that company will obtain economic benefits from the work performed by the staff as increase in their efficiency, but it does not have any control over them because the staff could choose to resign the company at any time. Hence company lacks the ability to restrict the access of others to those benefits. Therefore staff training cost does not meet the definition of intangible asset. मैंने बोला था ना, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी P&L में राइट ऑफ करना चाहिए. स्टाफ हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेगा, दूसरे जगह पे जाके बोलेगा मैं ट्रेंड स्टाफ हूँ, और यहाँ हमारी ट्रेनिंग का फ़ायदा उनको दे देगा, हमको नहीं मिलेगा. फिर ये क्या है, प्लूटो लिमिटेड इंटेंड्स टू ओपन अ न्यू रिटेल स्टोर इन अ न्यू लोकेशन इन फ्यू वीक्स. एक नया रिटेल स्टोर खोलना चाहता है एक नए लोकेशन पे इन फ्यू वीक्स. अभी देख लो ना, ये छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे. यू विल फाइंड मैनी सच क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्या है, प्लूटो लिमिटेड हैज़ स्पेंट अ सब्सटेंशियल सम ऑफ सीरीज ऑफ टेलीविजन एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट दिस न्यू स्टोर. हाँ, प्लूटो लिमिटेड ने एडवर्टीजमेंट किया ये स्टोर का प्रमोशन करने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो P&L में जाएगा ना. The company has paid an amount of 8 lakhs for advertisement before 31st March 2001. 7 lakhs of this sum relates to advertisement show before 31st March. 8 लाख में से 7 लाख 31st मार्च के पहले है, and 1 lakh of the advertisement in April 2001. So 31st मार्च तक 7 लाख और 31st मार्च के बाद में अगले महीने अप्रैल में 1 लाख. Since 31st March, the company has paid for further advertisement of 4 lakhs. ठीक है, तुम कुछ भी करो ना, मेरे को मालूम है एडवर्टीजमेंट का खर्चा ना P&L में जाने वाला है. बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग. प्लूटो लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट सच कॉस्ट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एज इंटेंजिबल एसेट. देख लो ना आगे मुद्दे की बात पे. मेरे को मालूम ही था ये उसको इंटेंजिबल एसेट शो करने के मूड में. सिंस मार्केट रिसर्च इंडिकेट्स दैट दिस न्यू स्टोर इज लाइकली टू बी हाईली सक्सेसफुल, प्लीज एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द ट्रीटमेंट ऑफ अबाव कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सी, एडवर्टीजमेंट का 1 रुपया भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे. इंडियाज 38 अंडर इंडियाज 38 इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने का है अगर अपने वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. हाँ, इफ़ दे आर आइडेंटिफाइबल एंड हैव अ कॉस्ट विच कैन बी रिलायबली मेजर्ड. वो जो 5 कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई होते हैं ना, तो हम लोग उसको हम लोग सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है आइडेंटिफाइबल. आइडेंटिफाइबल का मतलब है उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने की सर्टेनिटी होनी चाहिए.
आइडेंटिफाइबल का मतलब है विच कैन बी एक्सचेंज, सोल्ड और रेंटेड सेपरेटली। मैं कोई भी एसेट को कब बेच सकता हूँ, जो खरीदार रहेगा उसको मालूम है वो खरीदने से वो फ्यूचर में पैसे कमाएगा। कोई मेरे से एसेट रेंट पे कब ले सकता है, जब उसको मालूम है ये एसेट रेंट पे लेने से इसका उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो बिकॉज इसका वो एसेट में फ्यूचर में इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी है और वो सर्टेनिटी के साथ है, 100% श्योर है कि इससे इनकम जनरेट होगी। एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं होता है, सर्टेनिटी नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट को कभी भी अपने को इंटेंजिबल एसेट नहीं मानना चाहिए। सो देख लो ना, अंडर इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट्स कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दे आर आइडेंटिफाइबल एंड हैव अ कॉस्ट एंड कैन बी रिलायबली मेजर्ड, हैव अ कॉस्ट एंड कैन बी रिलायबली मेजर्ड। This criteria is very difficult to satisfy for internally developed intangibles. For this reason, India's 38 specifically prohibits recognizing advertisement expenditure as an intangible asset. The issue of how successful the store is likely to be does not affect the prohibition. Therefore, such cost cannot be recognized as expenditure. मैं बोलता हूँ ना, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। However, the cost would be recognized on accrual basis. Therefore, advertisement paid before 31st March 7 lakhs वो साल का expenses, उसके बाद का अगले साल का expenses would be recognized as an expense, and 1 lakh prepayment for 31st March 2001, 8 लाख रुपए जो दिया 31st मार्च तक का जो दिया वो साल का एक्सपेंस, 1 लाख को प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। एंड 4 lakhs कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड सिंस 31st मार्च वुड बी चार्ज एज एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर 31st मार्च 2002। कितना आराम से समझा दिया कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा एक आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है। आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब है एडवर्टीजमेंट में सर्टेनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो अगर इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो फिर इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, इसको पीएनएल में राइट ऑफ करना है। अगर तुमने पिछले साल में 8 लाख रुपया दिया था जिसमें 31st मार्च तक का 7 लाख है, तो वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस दिखा दो, 1 लाख को प्रीपेड दिखा दो, और 4 लाख रुपया 31st मार्च के बाद जो दिया वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस। सो ये अपने को मालूम ही था। सो अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सो जब तुम लास्ट में पढ़ोगे तो तुमको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। बाकी तुमको तुम्हारे बुक में अगर नोटिंग करके रखना है तो पेज नंबर के साथ ये नोट कर सकते हो। ये तुम्हारी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, May 22 एडिशन लेटेस्ट स्टडी मटेरियल अब तक यही है ICI के साइट पे। सो अब ये सब क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को लगेगा लिख के सॉल्व करना है तो मैं अभी करवा दूंगा। काफ़ी कुछ तो हम लोग कर चुके हैं, मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन तो कर दिया मैंने। ये वीनस लिमिटेड देख लो जरा, चेक कर लो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैंने करवा दिया। जस्ट चेक द क्वेश्चन नंबर। नंबर 2। हाँ, क्योंकि इसकी मैंने 4 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। ये देख लो, यही अपना आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, मेरे को ये वो ग्रैंड याद आता है, ट्रेडमार्क ग्रैंड। देख लो, चेक करो क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये वाला भी करवाया मैंने, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का क्वेश्चन कराया था, याद है? सन लिमिटेड, देख लो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज ऑल्सो डन। हाँ, 8th वाला क्वेश्चन थोड़ा रुक के करवाया था, पहले 10th कराया था फिर 8th पे आए थे हम लोग।
ये अपने क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरा पेंडिंग है, मैं अभी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 विद सॉल्यूशन दिया था मैंने। मैंने तभी पेंडिंग इसलिए रखा था क्योंकि उस टाइम पे सारे पॉइंट्स कवर्ड नहीं थे। देख लो, यही क्वेश्चन है, मर्क्यूरी लिमिटेड। नाम क्या, यहाँ पे वीनस है, अपना मर्क्यूरी है। पता नहीं, जो भी है, चलो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। Mercury Limited is preparing its accounts for 31st March X2 and is unsure about how to treat the following items. ट्रीटमेंट ऑफ 3-4 आइटम पूछा इन लोग ने। सबसे पहले, the company completed a grand marketing and advertisement campaign costing 4.8 lakhs. Finance directors had authorized the campaign on the basis that it would create 8 lakhs of additional profits in next 3 years. So advertisement expenditure है, वो कितना भी प्रॉफिट जनरेट करे, लेकिन आज 4,80,000 रुपीज़ जो लगा है ना, 4.80, ये सीधा सीधा PNL में राइट ऑफ करने का, बिकॉज ये कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये एक आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, ये सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हो 8 लाख क्रिएट होगा ही, ठीक है ना। सो एडवर्टीजमेंट को हमको कभी भी इंटेंजिबल एसेट नहीं मानना है, PNL में जाएगा। अ न्यू प्रोडक्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, द एक्सपेंडिचर टोटल 3 lakhs, of which 1.5 lakhs was incurred prior to 30th September, the date on which it became clear that the product was technically viable. So 1.5 lakhs 3 lakhs में से 1.5 lakhs को रिसर्च एक्सपेंस मानो और बैलेंस 1.5 lakhs को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटलाइज करो। द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड in next 4 months and its recoverable amount is 1.4 lakhs. हमने अगर 1.5 lakhs का अमाउंट को रिसर्च एक्सपेंस मान लिया, वो तो PNL में चला गया। बाकी 1.5 lakhs जो है दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट, लेकिन अगर 1.4 lakhs इसकी रिकवरेबल अमाउंट है तो याद रखना हम लोगों को 10,000 को इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा और ये नई रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगी। अब ये सब अपने लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। Staff participated in training program which cost the company 5 lakhs. The training organization had made a presentation to the directors of the company outlining that incremental profits to the business over next 12 months would be 7 lakhs. So ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो PNL में जाने दो, उससे भले ही बिजनेस को बेनिफिट होता है, लेकिन ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। सो इन शॉर्ट, एडवर्टीजमेंट का 4.8 lakhs PNL में, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए 5 lakhs लगा ये PNL में, और यहाँ पे 1.5 lakh रिसर्च एक्सपेंस PNL में, 1.5 lakhs कैपिटलाइज, 10,000 को इम्पेयरमेंट लॉस PNL में, एंड दिस इज न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। सो ये आंसर तुम देख सकते हो। पहला बोला है ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी एक्सपेंस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर न्यू प्रोडक्ट के लिए बोला है 1.5 lakhs डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वैल्यूड एट 1.5 lakhs, है ना। उसके आगे उन्होंने आंसर प्रॉपर दिया नहीं है। एक्सपेंडिचर प्रायर टू दैट डेट शुड बी रिटर्न ऑफ टू PNL। 1.5 lakhs को कैपिटलाइज करना और 1.5 lakhs को PNL में रिसर्च एक्सपेंसेस, और उसके आगे तुम एक्सटेंशन कर सकते हो कि 1.5 lakhs जो कैपिटलाइज किया उसमें से 0.1 को इम्पेयरमेंट लॉस और 1.4 विल बी न्यू रिकवरेबल अमाउंट। ये इनको लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम सीधा PNL में जाएगा। नो एसेट विल बी रिकॉग्नाइज बिकॉज देर इज नो कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओवर द स्टाफ। When the staff receives the benefits of training, whatever there may be, they may also depart. वो जा भी सकते हैं। सो ये लो, ये हो गया अपना। सो जो एक क्वेश्चन नंबर 1 था, पहले मैंने नहीं किया था क्योंकि शुरू में अपन एक बार पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है ना, तो फिर हम लोग सारे आंसर्स दे सकते हैं, नहीं तो क्या 2 आंसर देंगे, तीसरा नहीं देंगे, इसलिए मैंने एक बार इसको पेंडिंग रख दिया था। लेकिन अब हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन 1 और ये सॉल्यूशन के साथ है,
तो तुमको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ विद सॉल्यूशन। अब तुम देखो अपने टेक्स्ट बुक में भी, मॉड्यूल में भी ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही 3 आइटम का है, और भले उन्होंने नाम बदल दिया होगा बट चीज़ें वही है। नाम मर्क्यूरी के जगह पे वीनस आ गया, लेकिन देखो कंपनी हैज़ बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑफ 240, और फाइनेंस डायरेक्टर को लगता है जिसके वजह से 5 लाख से इनकम बढ़ने वाली है। मेरे एग्जाम्पल में 480 और 8 लैक्स था। मेरे एग्जाम्पल में क्या था, 480 और 8 लैक्स था शायद, 4.8 और 8 लैक्स। इन्होंने 5 लाख और 2.4 इसको आधा कर दिया, और ये 8 लाख को 5 लाख बना दिया, बाकी ये का यही है। फिर उसके बाद में देखो थर्ड वाला स्टाफ ट्रेनिंग है। हम लोग बोलेंगे स्टाफ ट्रेनिंग में 3 लाख लगा, पीएनएल में ले जाना। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया है, और ये न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने पे क्या खर्चा लगा है, 1,50,000, एक्सपेंडिचर 150, जिसमें से 1 लाख 30 सितंबर के पहले ये पीएनएल में जाने दो, और 50,000 को कैपिटलाइज करो, 50,000 को कैपिटलाइज करो, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 70,000। तो 50,000 और मार्केट वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट 70 है, तो इम्पेयरमेंट नहीं है, तो लेट इट बी एट 50,000, लेट इट बी एट 50,000। सो ये पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा, और इसमें 50,000 कैपिटलाइज होएगा, और 1 लाख पीएनएल में जाएगा, और इम्पेयरमेंट नहीं है। सो ये आंसर भी तुम लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। द ट्रीटमेंट इन वीनस लिमिटेड्स बैलेंस शीट विल बी एज फॉलोज। देख लो, ऑल एक्सपेंडिचर्स शुड बी एक्सपेंस्ड इन पीएनएल स्टेटमेंट मार्केटिंग के, और न्यू प्रोडक्ट में 50,000 विल बी कैपिटलाइज्ड। You can see here value of 50,000 capitalized, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, एंड एक्सपेंडिचर प्रायर टू दैट डेट शुड बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल स्टेटमेंट। और यहाँ पे इम्पेयरमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 150 से 70 हो गई, और ये ट्रेनिंग का जो काम है ये पीएनएल में जाएगा। नो इंटेंजिबल विल बी रिकॉग्नाइज्ड। स्टाफ, because staff under the control of Venus Limited, staff are not under the control of Venus Limited, and when staff leave the benefits of training whatever they may also leave। exactly wordings भी वही आंसर के जो मैं अपने टेक्स्ट बुक में है। सो ये वाला क्वेश्चन भी डन है। फिर ये क्वेश्चन मैंने करवाया, तुम खाली क्वेश्चन नंबर देख के बता दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 12th ही बोल रहे हो ना? सेम टू सेम प्रॉब्लम वी हैव डन। ये भी कर लिया, सैटर्न और जुपिटर ये मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर देख के बताओ जरा। 20, ये मॉडल्स ऑफ प्रेजेंटेशन का था। हाँ, ये मैंने 21 या 23 वाला क्वेश्चन करवाया था। ये वाला, ये क्वेश्चन 23 है, अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन था, चेंज इन एस्टीमेट का। और ये क्वेश्चन 22 है, ये क्वेश्चन 22 है अपने क्लास टेक्स्ट बुक का।
Question number 12. X Pharmaceutical Limited seeks your opinion in respect of following accounting transaction. Acquired 4-year license to manufacture a specialized drug at a cost of 1 crore at the start of the year and production commenced immediately. So तुमने एक लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस खरीदना तो इंटेंजिबल एसेट ही होता है ना. अरे लाइसेंस लेना तो एक इंटेंजिबल एसेट ही माना जाएगा ना. Yes, sir. कितने साल के लिए लिया है? 4 साल के लिए लिया है, तो अपने को उसको 4 साल की लाइफ है अपने पास. और प्रोडक्शन तुम कभी से भी शुरू करो, तुम कोई भी डेट से प्रोडक्शन शुरू करो, लेकिन जब तुम लाइसेंस लेते हो तो तुमको परमिशन टू प्रोडक्ट, अगर लाइसेंस नहीं मिला होता तो परमिशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं था तुम्हारे पास. टू टेक द परमिशन, ये परमिशन के लिए, जैसे याद है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करते हैं, कोई मेरा फ्रेंचाइजी बना है, जस्ट टू सेल माई पेन ड्राइव, जस्ट परमिशन लेने के लिए मैं उससे 5 लाख रुपया लेता हूँ. ये जो परमिशन है इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ये एक इंटेंजिबल एसेट है. तो ये अपने को इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए. हाँ, सो सबसे पहला ये वाला इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा. ठीक है ना. उसके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस, ये तुम लोग है ना आज ही होमवर्क कॉपी कर लोगे, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर डाल के आज ही अपने बुक में इनकॉर्पोरेट करोगे. आंसर्स अच्छे दे रखे मॉड्यूल ने. ऑल्सो परचेज अनदर कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक दूसरी कंपनी भी परचेज की है. बिगनिंग ऑफ द ईयर एक दूसरी कंपनी परचेज की है. एज पार्ट ऑफ दैट एक्विजिशन X Pharmacy Limited acquired a brand with a fair value of 3 crore based on sales revenue and the life of brand is 15 years. एक ब्रांड एक्वायर किया और फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया. तुमको याद है बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई भी इंटेंजिबल एसेट आता है वो फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, और अपने को फेयर वैल्यू दे रखी है 3 करोड़. अगर फेयर वैल्यू नहीं दी होती तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता था. सो ये भी रिकॉग्नाइज करूँगा 3 करोड़ पे. सो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, अपने को फेयर वैल्यू पे चाहिए और फेयर वैल्यू पे दे रखी है. 15 साल में अमोर्टाइज कर देंगे. नंबर 3, स्पेंड 1 crore ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months. Subsequent sales have shown a significant improvement and is expected to continue for 3 years. P&L debit. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1 करोड़ का है ना, सीधा सीधा P&L में राइट ऑफ कर देना, एक्सपेंस कर देना. इट शुड बी एक्सपेंस, नेवर नेवर कैपिटलाइज. इट हैज कमेंस्ड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग ए. द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी 10 crore. क्लिनिकल ट्रायल प्रूव्ड सक्सेसफुल, इसका मतलब है रिसर्च वर्क इज डन एंड सच ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 years. कॉस्ट इनकर्ड till 31st March 5 crores and balance cost incurred during the financial years X1 X2 5 crores. So already जो cost incur हो चुका है वो हम लोग accumulate कर चुके हैं, वो current year के लिए opening balance बना लो. For 2000 X1 X2 में क्या करो, opening balance 5 crores जो पिछले साल तक incur कर चुका है, plus further development cost 5 crores और 10 crores का एक intangible asset recognize करो. इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ 10 crores. हाँ, 10 करोड़ का एक इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर लो. लास्ट आंसर. इट ऑल्सो कमेंस डेवलपिंग अनदर ड्रग बी. इट हैज इनकर्ड 50 lakhs टूवर्ड्स रिसर्च एक्सपेंसेस टिल 31st March. द टेक्निकल फिजिबिलिटी हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड. टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो ये रिसर्च एक्सपेंसेस है, ये P&L में राइट ऑफ कर देना. सो इन्होंने अपने को 5 अलग अलग केसेस दिए. ये पांचों केसेस मैं बोलता हूँ ये तुमको लिखना है आज ही. क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन कॉपी मत कर लेना प्लीज़, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर दे देना. ये May 22 एडिशन का तुम्हारा मॉड्यूल है. लेटेस्ट मॉड्यूल यही है. जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो लेटेस्ट मॉड्यूल से ही मैं करवा रहा हूँ. और तुम ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखोगे मैं सारे मॉड्यूल भी अपलोड करते जा रहा हूँ. कल को इंस्टीट्यूट तुम्हारे एग्ज़ाम तक अगर वो मॉड्यूल निकाल भी दे तो भी तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि मैं सब अपलोड करते जा रहा हूँ अपने ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में. सो ये तुमको लिखना है, एक बार लिख लोगे तो अच्छा रहेगा. हो गया ख़त्म.
ये लो आगे टेस्ट योर नॉलेज। और टेस्ट योर नॉलेज में भी लास्ट वाला आंसर का खाली मेरे को ब्यूटिफिकेशन करके देना और कुछ नहीं है। मैं तुमको समझा चुका हूँ। 15 लाख 18 लाख में से 3 लाख तो रिसर्च एक्सपेंसेस है, पीएनएल में जाएगा। 540 इम्पेयरमेंट लॉस है और बाकी 960 को बैलेंस शीट में शो करना है। ये समझा दिया मैंने, मोटा मोटी सब समझा दिया, खाली आंसर को थोड़ा प्रॉपरली फ्रेम करके लिखवा दूंगा। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन देख लो, ढूंढ के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है ना। बाद में तुम लोग परेशान करते हो मेरे को, सर स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन हमको नहीं जम रहा है, वो नहीं जम रहा है, तो मैं साथ साथ में करवा देता हूँ, वो बेटर रहता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। सो भाई स्टडी मटेरियल इज डन। ठीक है ना।